नमस्कार दोस्तों, सागर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का समाधान लेके आए हैं, जो कि 1 घंटे के लिए होता है और जिसका ओवरऑल पूर्णांक कितने का होता है, 25 का होता है। तो इसमें जितने भी प्रश्न नियर अबाउट 18 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लगाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर ईडीयू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास का पहला प्रश्न है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। ऑप्शन हैं 0.01 का होल स्क्वायर, 0.001 का होल स्क्वायर, 0.0001 का होल स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 0.4 टाइम्स 01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.00001 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे, इसको पहले परिमेय संख्या में रेशनल नंबर में चेंज कर लें, यानी 0.000001। ठीक है, और परिमेय संख्या में सॉल्व करने के लिए जो डेसिमल्स है यानी दशमलव के नीचे पहले 1 लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर हैं उतने यहाँ पर 0 बढ़ा दूंगा। तो पहले काउंट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे कितने 0 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट इधर 0 बढ़ा दिया जाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब यहाँ से दशमलव का मान क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की घात में कैसे चेंज करेंगे समझना, यहाँ से जितने 0 हो उतनी पावर बढ़ जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 10 टू पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग रूप। वर्ग रूप ज्ञात करने के लिए मतलब मुझे स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब इसको अगर 2 से गुणा कर दें, घात में अगर 2 से गुणा कर दें और 1/2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नंबर तो वही लिखा है। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रूट, यानी स्क्वायर ऑफ रूट मैं ले लेता हूँ 1/10 टू पावर 6 की होल पावर कितना 2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना, स्क्वायर ऑफ रूट 1 × 10 की घात +6 है, इधर आएगा तो -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अब स्क्वायर ऑफ रूट 1 × 10 टू पावर 6 को मैं 10 टू पावर -3 × 10 टू पावर -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से 1 का स्क्वायर ऑफ रूट कितना होता है, 1 होता है, और 10 की घात -3, 10 की घात -3 का यहाँ एक पेयर बनेगा, 10 की घात -3 बाहर आ गया का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात -3 को लिख सकता हूँ 0.001 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 की घात -3 है, अगर -3 है तो हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो 1 से हम 3 डिजिट क्या जाएंगे लेफ्ट, तो 1 2 3 और तीसरे अंक पर क्या लगा दिया, दशमलव, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर अपना सेकंड नंबर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, की क्लास का दूसरा प्रश्न है 3/-4 -5/-4 का मान कितना होगा। ऑप्शंस हैं, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा -4 और चौथा -2। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो अपना दूसरा प्रश्न है वो क्या था, 3/-4 -5/-4 का मान कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हर में भी माइनस का चिन्ह और अंश में भी माइनस का चिन्ह, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है -3/4 -5/4। और अगर दोनों में हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना होता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि हर कैसा है। तो यहाँ पर हर की बात करें तो हर 4 है और यहाँ पर भी हर 4 है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो यानी हर सेम हो तो वंश को वैसे ही चिन्ह के हिसाब से क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। मतलब
अंश में -3 था -3 लिखा, और अंश में -5 था -5 लिखा। और सेम साइन हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। -3 और -5 जुड़ जाएगा तो -8/4, और 4 से -8 को जब डिवाइड किया जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, और इस हिसाब से -2 इसका आंसर हो गया। -2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी अगर ऑप्शंस की बात करें तो -2 क्या है, अपना फोर्थ ऑप्शन है। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शंस हैं 81 और 83, दूसरा है 81 और 89 यानी 89, तीसरा ऑप्शन है 83 और 87, और चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने के पहले हमको समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर सिर्फ एक और स्वयं वह संख्या हो, वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और सिर्फ एक से ही विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अब देखो प्रश्न को समझें। कह रहा है कि 80 और 90 के बीच, यानी 80 को और 90 को छोड़ के इनके बीच जितने भी नंबर पड़ते हैं उनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन पर मैच कराना है। देखिए, मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रश्न कह रहा है कि 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच जितने भी डिजिट हैं उनमें से आप अभाज्य संख्या ढूंढिए। तो अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए अगर मैं देखता हूँ 81, तो 81 क्या है, 7 से कह रहा 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो 3 और 9 से नहीं, 81 अगर अभाज्य संख्या होती तो केवल 81 और 1 से कटती, अन्य किसी नंबर से नहीं कटती। तो ये डिफिनीशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही, इसलिए ये तो होगी नहीं। और 82 का फैक्टर 2 भी बन सकता है, क्योंकि जिसके भी इकाई के अंक में यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो किससे कटेगा, 2 से डिवाइड होगा। 83 की बात करूँ तो 83 क्या होगा, 83 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 83 से और 1 से ही विभाजित होगी, यानी ये एक अभाज्य संख्या होगी। और 84 की बात करूं तो यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए 2 से कटेगा, मतलब अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 85 यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से तो कटेगी ही कटेगी, मतलब ये भी नहीं हो सकती। 86 यूनिट डिजिट 6 यानी 2 से कटेगी, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 87 की बात करूं तो 87 8 7 15, अगर 87 के अंकों का योगफल देखूं तो 15 आ रहा है, और जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है वो 3 से अवश्य ही विभाजित होगी, इसलिए ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी। 28 में यूनिट डिजिट कितना, 8, तो 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 89 की बात करूँ तो 89 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं 89 से ही विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। इस प्रकार जो अपना आंसर आएगा वो कितना होगा, 83 और 89। 83 और 89। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 83 और 89 की बात करूं तो 83 और 89 अपना ऑप्शन नंबर 4 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी इतना अगर देखो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन को हमको जल्दी लगाना होगा, और मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा वो मतलब डीप समझाने का प्रयास कर रहा। मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है, लेकिन प्रश्न को 1 नंबर का भी प्रश्न केवल तभी किया जा सकता है जब हमारा बेसिक क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, उसको आप अन्यथा ना लें। ठीक है। तो मतलब आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको प्रश्न समझना है। प्रश्न अब जाहिर सी बात है कि अगर बेसिक बताई जा रही है तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम दे लिए तो हो सकता है कि आप इस प्रश्न को देखते ही हल कर लें। कैसे हल कर लेंगे, तो ऑप्शंस पर जाएंगे। मैंने कहा कि जो पहला ही नंबर देखा कि 81 क्या थी, एक भाज्य संख्या थी, ना कि अभाज्य। तो देखेंगे 81 एक भाज्य संख्या थी, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन वैसे गलत हो गया। और फिर देखा 87 भी क्या है, 3 का भाजक है, यानी ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पर, लेकिन ये
कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को तो जल्दी किया इस हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे बेसिक का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो बेसिक आपकी मजबूत करने का इधर सागर ईडीयू प्रयास कर रहा है। अगर उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 की अनुवर्तिक प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए ऑप्शन दिए गए 6 और 7, केवल 8, 6, 7 और 8 और केवल 7, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं होती क्या हैं। तो अनुवर्ती संख्या के लिए, अनुवर्ती संख्या, जब भी किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो इसका मतलब अनु मतलब क्या होता है, अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब होता है पीछे, यानी उस संख्या के पीछे कौन सा नंबर आएगा। और पूर्ववर्ती मतलब, पूर्व मतलब जानते ही हैं, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, यानी उस संख्या के पहले क्या आएगा। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कभी संख्या का अनुवर्ती संख्या पूछ लिया जाएगा, कभी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब जो प्रश्न में आया है और जो प्रश्न में हो सकता है आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई जा रही हैं, ठीक है। तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए अपना जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो दिए गए नंबर में, यानी जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसमें हमको क्या करना है, +1 ऐड कर देना है, ठीक है, एक जोड़ देना है। और अगर पूर्ववर्ती की बात की जाए तो पूर्ववर्ती संख्या में जो भी नंबर गिवन होगा उसमें से एक को माइनस कर देना है, एक को घटा देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया अगर हमको बेसिक पता हो गया तो। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो 6 की, तो गिवन नंबर कितना है 6, और 6 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए अभी अभी मैंने बताया कि अनुवर्ती संख्या में मैं क्या करता हूँ, एक को ऐड कर देता हूँ। तो 6 में अगर 1 को ऐड किया जाए तो 6 + 1 = कितना, 7। और यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट में 6 और 7 कह रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगर 2 की बात करें, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल 8, तो केवल 8 नहीं भाई, केवल 7 होना चाहिए, और 6, 7, 8 तो होंगे नहीं, तो इस हिसाब से केवल 7 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसलिए प्रश्न 4 का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। की क्लास का 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से x डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को एक फिगर दिया गया है जिसमें कहा है कि x डिग्री, अपने को यही मान बताना है। सेकंड मतलब जो त्रिभुज दिया गया है उसका एक कोण दिया गया है 51 डिग्री का, और इसका एक एक्सटीरियर एंगल यानी y कोण दिया गया है कितना, 107 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रश्न को अपने को यहाँ पर हल करना है। ऑप्शन है 65 डिग्री, 56 डिग्री, 54 डिग्री और 55 डिग्री। अब यक्ष का इन्हीं में से कोई एक मान होगा, अपने को ये मान बताना है। तो सबसे पहला चीज़, एक बात हम इस प्रश्न को लगाने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी एक रेखा होती है, रेखा मतलब एक रेखा जो होती है किसी पॉइंट पर 180 डिग्री का निर्माण करती है, ठीक है। अगर देखें तो ये पूरी एक क्या है, लाइन है, एक सीधी लाइन है, मतलब कहने का मतलब इस पॉइंट पर ये क्या बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, जिसमें से 107 यही है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 180 - 7 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री - 107 डिग्री, और ये निकल के आ जाएगा कितना, 180 - 107 कितना होता है, अगर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 73 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 73 7 होता है 80, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 73 डिग्री। अब यहाँ पर अगर बात को समझें तो ये जो पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं कि एक त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, मतलब त्रिभुज के, यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूँकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तीनों अंतःकोण कितने हैं, एक x डिग्री का है, एक 51 डिग्री दिया ही है प्रश्न में, और एक 73 डिग्री मैंने यहाँ से ज्ञात किया है, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ x डिग्री + 51 डिग्री + 73 डिग्री कितना,
73 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो यक्स डिग्री प्लस 51 में अगर 73 को जोड़ा जाए तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 7 5 12 यानी 124 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस 124 का साइड चेंज कितना माइनस 124 डिग्री। और अगर यक्स डिग्री बराबर मान ज्ञात करना हो तो 180 में से 124 को घटाना होगा। घटा के देख लेते हैं, अगर 180 डिग्री में 124 डिग्री को घटाया जाए तो यहाँ 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, 10 में से 4 घटा कितना 6 और अब यहाँ बचा कितना 8 था, एक कैरी दिया था तो अब बचा कितना 7 और 7 में से 2 घटा 5 और 1 में से 1 घटा कुछ नहीं यानी कितना 56 डिग्री। तो यक्स का मान कितना आ गया 56 डिग्री, यही अपना यक्स का मान होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यक्स के मान दिए गए थे 65 जो हो नहीं सकता 56, तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी लॉजिकल बात थी वो था कि ये कोण को कैसे ज्ञात किया जाए। अब देखिए ये एक रेखा जो होती है वो किसी पॉइंट पर एक रैखिक कोण का निर्माण करती है और रैखिक कोण बराबर होता कितना है, अगर यहाँ पर बात करें तो रैखिक कोण जो होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के लिए। ठीक है, और ये एंगल यानी जो इसका वाह्य कोण है और जो इसका इंटरनल कोण है, ठीक है इंटरनल एंगल है, वो मिल के क्या कर रहे हैं एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक रैखिक कोण बना रहे हैं। तो यहाँ से 107 और प्लस अगर इसको y डिग्री कह दिया जाए या कुछ भी कह दिया जाए, कहने का मतलब ये जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री माइनस इसके y कोण के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, जो हमने निकाला था 73 डिग्री आया था। और बाकी पता ही है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और वहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने यक्स डिग्री का मान 56 डिग्री निकाला। ठीक है, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं आज की क्लास का छठा प्रश्न की ओर। आज की क्लास के छठवें प्रश्न में कहा गया है, आज की क्लास के छठवें प्रश्न में कहा गया है कि a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए, यानी फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने का सबसे आसान सा मेथड क्या होता है कि जो भी चीज़ें कॉमन हो उनको आप क्या करिए सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर इस मतलब पर्टिकुलर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें हाँ तो a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 में अगर देखें तो दोनों टर्म में दोनों पदों में ए बी क्या है कॉमन है। तो सबसे पहला काम मैं ए बी यहाँ से कॉमन कर लूँगा तो अपने पास बचेगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। और यहाँ एक फार्मूला जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है जिसको वर्गांतर का फार्मूला बोलते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है हमेशा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कैसे वो मैं बता रहा आप लोगों को। ए बी मल्टीप्लाइड बाई, अब ए की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अब ये बन जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई, देखो अब ये पूरा टर्म अगर इस ए स्क्वायर को मैं ए कह दूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया और इस फार्मूले पर सेट कर दें तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी प्रथम पद प्लस द्वितीय पद गुणे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अभी देखें तो इसमें एक बार और से वर्गांतर का फार्मूला दिख रहा है तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकता हूँ ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है और यही इसका अभीष्ट गुणनखंड होगा, मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी ए की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा है कि एक आयताकार मैदान है। ठीक है,
एक आयताकार मैदान है, मान लेते हैं कि एक आयत है A, B, C और D, ठीक है। और यहाँ से 190 मीटर का ओवरऑल वायर लगा हुआ है, ठीक है, तार से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर परिमाप दिया गया है कितना, आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया है 190 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दिया है आयताकार मैदान का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, जो उसको कवर किए हुए है, यानी तार, कितना मीटर तार है, तो 190 मीटर वायर है जो उसको कवर किया है, ठीक है। 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। और यहाँ पर एक कहा है कि मैदान की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना मैदान की चौड़ाई को b कहते हैं, तो b इज इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्न में कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो प्रश्नानुसार मैदान की जो लेंथ हो जाएगी, यानी लंबाई जो होगी, L इज इक्वल्स टू, L कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 3/2 गुना चौड़ाई का। तो चौड़ाई तो माना था x, तो 3/2 x मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा है। अब हमको आयत का परिमाप पता है, क्योंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, या इसी को 2 × L+B भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर 2 लंबाई का मान अपने को पता है कितना, 3/2 x, और चौड़ाई का मान पता है कितना, x, ठीक है, 3/2 x + x। और परिमाप अपने को प्रश्न में दिया गया है 190 मीटर। तो यहाँ से अगर 190 को मैं 2 से सिंप्लीफाई करूँ, या ऐसा लिख लूँ कि 190, 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर साइड चेंज करेंगे तो भाग करेगा। अब देखो 3/2 x में अगर x को ऐड किया जाए तो 2 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा 3x + 2x, और 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 9 18, 1 19 और 2 पंचे 10, यानी 95, कितना, 95 बराबर कितना, 3 2 5x बटे कितना 2। और यहाँ से लिख सकता हूँ 5 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 × 9 5, 4 9 और 5 9 45, यानी 19 × 5 = 95। तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूना कितना हो गया, 38, यानी यक्स जो आया वो कितना आ गया, 38, यानी अपनी बी मिल गई। यक्स क्या था, बी। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि चौड़ाई बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 38 मीटर। और अगर लेंथ की बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई कितना है, लंबाई था 3/2 x, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3/2 गुणे x का मान कितना है, 38, तो 2 19 दूना 38 और 19 तिया 57, तो 57 मीटर, ठीक है। यहाँ से 57 मीटर आ गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आयताकार मैदान था उसकी चौड़ाई कितनी थी, 38 मीटर, और उस कंडीशन में लेंथ कितनी होगी, 57 मीटर, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 8x + 21/4 बराबर 3x + 6 को हल कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको कैसे हल किया जाएगा वो आप लोगों के बीच बता रहे हैं हम। कैसे, देखो 8x + 21/4 बराबर 3x + 6। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन आए कभी भी, ठीक है, तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इक्वेशन में 2 तरीके के
डिजिट होते हैं। एक तो होता है जो वेरिएबल होता है, मतलब जो चर राशियां होती हैं, और एक होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब जिनका मान अचर होता है। ठीक है, तो चर राशियों को हमेशा चर राशियों के साथ और अचर राशियों को हमेशा अचर राशियों के साथ। अगर जनरल टर्म में बात करें तो चर राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें बीज गणितीय, जिनमें मतलब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 8 को देखें तो 8 के साथ यक्स है, मतलब चर राशि है। 3 को देखें यक्स है तो चर राशि है। 21/4 में कोई भी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट नहीं यूज हुआ है, और 6 में कोई भी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट नहीं यूज है, मतलब अचर राशियाँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा चर राशियों को चर राशियों के साथ और अचर राशियों को अचर राशियों के साथ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, साथ में रखेंगे। तो कहने का मतलब और एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे 21/4 को अगर दूसरे साइड में मैं ले जा रहा हूँ तो उसका साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखते हैं, प्रश्न में करते हैं तब ज़्यादा यहाँ से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 8x क्या है, एक चर राशि है। अब 3x भी एक चर राशि है, लेकिन ये तो दूसरे साइड में है, तो इसको इसी के साथ रहना है, चर राशि के साथ ही रखना है। तो यहाँ पर +3x को का साइड जब चेंज करूँगा तो -3x हो जाएगा। और यहाँ 6 देखो पहले से इसी साइड में था, और +21/4 क्या था, एक अचर राशि है जिसको 6 के साथ रहना है, मतलब -21/4। इसका साइड चेंज करने पर ये हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जब 8x में 3x, देखो यहाँ पर अपोजिट साइन हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 8 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और 3 का साइन क्या है, निगेटिव है। तो 8 में से 3 को जब भी माइनस किया जाएगा तो कितना होगा, ये घटेगा। मतलब 8 में से 3 घटा कितना, 5x। और इस तरह के इक्वेशन को, मतलब रेशनल नंबर्स को हल करना आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो देखो 6 के नीचे अगर यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। और 1 से जब 4 को डिवाइड किया जाएगा तो मतलब 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 6 में करूँगा तो 4 6 24 -4 एक नम 4, और 1 का 21 में गुणा करूँगा 21। यानी लिख सकता हूँ कि 5x बराबर 24 में से अगर 21 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, 21 3 24, यानी 3 आएगा बटे 4। ठीक है, यानी अगर यहाँ से x की वैल्यू काउंट करूँ तो x = हो जाएगा 3। 5 इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा हर में 5 इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा हर में क्या करेगा, भाग करेगा। तो ऐसा कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो x = 3/5 चौके 20, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 3/20 होगी। क्लास का 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि हल कीजिए x + 2y = 7 और 2x + y = 5 को हल करके हमको, हल करने का मतलब x और y के मान बताने, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके एक यूनिक मान को हमको इधर बताना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को क्या बोला जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर है एक मैथमेटिक्स का, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x और y, इसलिए इसको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को जब हल करते हैं तो 3 विधियां निकल के आती हैं। एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि, एक कौन सा विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि, दूसरा कौन सा विधि होता है, विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तीसरा कौन सा होता है, वज्र गुणनखंड विधि। तो जो सबसे आसान सी विधि है मुझे लगती है, या आप लोगों को लगेगी, वो विलोपन, और इसी से हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो विलोपन विधि के अंदर, विलोपन का मतलब अगर समझें तो विलोपन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी वेरिएबल्स का क्या कर दें, यहाँ पर लोप कर दें, यानी उसको डिसअपीयर कर दें, गायब कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जब भी विलोपन विधि को यूज करूँगा तो जैसे देखो किसी भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट मतलब जो इनके आगे नंबर्स लगे हैं। जैसे यहाँ अगर y के कोफिशिएंट की बात करूँ तो y का कोफिशिएंट कितना है, 2। अगर यहाँ पर y की कोफिशिएंट की बात करूँ तो y का कोफिशिएंट है 1। यानी 1 को अगर 2 करना है तो 1 में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ वो मैं y का कोफिशिएंट बराबर करूँगा। देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 2 किया जा सकता है, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो और ये इक्वेशन कौन सा है, सेकंड है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 2 में
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। 2 से गुणा करके समीकरण एक को घटाने पर। अब ये मैं बता रहा कि घटा क्यों रहा, जोड़ क्यों नहीं रहा, ठीक है, समझना। अब देखो इक्वेशन 2 में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बात तो मैंने आपको समझा दिया है। तो 2x में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना 4x, और y में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2y, और 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना 10, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण 1 को मैं घटाने की बात कह रहा हूँ, मतलब समीकरण 1 था क्या, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ पर घटाने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब भी कोफिशिएंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखूँ तो जो y का कोफिशिएंट है वो 2 है, और जो y का कोफिशिएंट है दूसरे समीकरण में वो भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जब कोफिशिएंट सेम हो तो सेम साइन हमेशा क्या होंगे, इक्वेशन के कंडीशन में घट जाएंगे, ठीक है। यानी जब चिन्ह क्या होगा, सेम होगा। जैसे प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो घटेगा। इस कंडीशन से इसको घटाया जा रहा है। अगर माइनस माइनस भी होता तब भी घटाता, ठीक है। तो यहाँ पर घटाते समय जो होते हैं चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब बताओ 4x में अगर 1x को घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 3x, और 2y में से 2y को घटाया जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और 10 में से अगर 7 को घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 3। यानी यहाँ से लिखा जा सकता है कि 3x जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 3 के। तो x इज इक्वल्स टू 3/3 होगा, और 3 से 3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब यहीं पर मैं क्या कर सकता हूँ कि x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दूँ चाहे समीकरण 2 में रख दूँ, अपने को क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है कितना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 में अपने को x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू मैं रख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1, 2y इज इक्वल्स टू 7। यानी लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू 7, प्लस 1 का साइड चेंज करूँगा कितना, -1, यानी 2y इज इक्वल्स टू 7 में से घटा कितना, 6, और 2 1 कम 2 3 6, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान कितना आया, 3। और अपने से यही पूछा था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने को x और y के मान कितने मिल गए, x का मान मिला 1 और y का मान मिला 3, और यही इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और मतलब जो इसमें बताया जा रहा है चीज़ें जो डिटेल में बताई जा रही है वो आपके दिमाग में सेट हो रही हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर एडीयू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, कह रहा है कि एक 5 मीटर × 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। मतलब समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे और आप अपना 100% देंगे इसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात तो पहले समझ लें कि जो मतलब जो अपना पात्र है, जो बर्तन है जिसमें पानी भरा गया है, उसका जो बेस है वो 5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, यानी एक आयताकार पेंदे के रूप में है, और उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अगर मैं उसको ऐसे नॉर्मल तरीके में बनाना चाहूँ तो मान लेते हैं कि ये एक आयताकार पात्र है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर लेंथ है, और ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। अब ये क्या है कि ऊंचा भी है, यानी 3D बन रहा है। अगर 3D बनाने का प्रयास करूं तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा, यही ये पात्र है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ये इसकी हाइट है, और ये भी दी गई है कितनी, 1.5 मीटर। अगर फिगर को देखा जाए तो क्लियर है कि ये एक घनाभ का रूप बन रहा है, ठीक है, घनाभ का रूप बन रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि प्रश्न में अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया है घनाभ में लेंथ दी गई है, यल का मान कितना दिया गया है, 5 मीटर,
और ब्रीड्थ इसकी दी गई है कितना 2 मीटर और हाइट इसकी दी गई है कितना 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं घनाभ का आयतन, क्यों? क्योंकि इसमें कितना पानी भर, आयतन ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो इसका आयतन होगा वही तो इसमें पानी को भरा जा सकता है ना, तो इसलिए घनाभ का आयतन निकालूंगा। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, अब यहाँ से L का मान कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। L का मान कितना है 5 मीटर, B का मान कितना है 2 मीटर और H का मान कितना है 1.5। अब देखो यहाँ से अगर इसको काउंट किया जाए तो 5 दूनी 10 गुणे 1.5 और 10 से गुणा करना काफ़ी इजी होता है। 10 से जब 1.5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 15, यानी 0.1 डिजिट किधर जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा कितना 15 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना बन जाएगा 15 मीटर क्यूब। अब यहाँ से एक बात ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो डिजिट आया अपना किस में आया है मीटर क्यूब। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको एक डेटा मैं दिखा रहा, चूँकि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है बराबर होता है, यानी 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम करना होगा कि मुझे इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, या ये भी कर सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूँ और उस हिसाब से यहाँ पर कर लूँ। ठीक है, तो दोनों काम कर सकता हूँ। यहाँ पर यही काम कर लेता हूँ कि इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पर ये हो गया 1000 और चूँकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होता है, 1/100 मीटर होता है। सॉरी, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए कि 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 लीटर बराबर 1000 तो डिजिट था, अब सेंटीमीटर की जगह मैंने 10⁻2 रख दिया तो इसकी पावर 3 कर दूंगा क्योंकि यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, अब चेंज हो गया मीटर क्यूब में, यानी 1 लीटर जो होगा, अब देखो 1000 को मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ और इसको 10 क्या लिख सकता हूँ -6, क्योंकि 3 दूनी 6 अंदर घात बाहर घात का गुणा हो जाता है मीटर क्यूब। और यानी यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, देखो जब बेस क्या हो इक्वल हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती है, और -6 में जब 3 को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 10⁻³ मीटर क्यूब जो होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा, यानी 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1/10⁻³ यानी 1000, ये जब ऊपर जाएगा 10⁻+3 यानी 1000 लीटर के क्या होगा बराबर होगा। और जो अपना घनाभ का आयतन आया था वो कितना आया था 15 मीटर क्यूब, इसलिए मैं कह सकता हूँ, इसलिए नहीं ये चूंकि लगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्न में क्या था कि आयताकार पेंदे वाले, या ऐसा लिख लूँ इसलिए बर्तन में अभीष्ट पानी की मात्रा तो आयतन उसका कितना था 15 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब को मैं कितना लिख सकता हूँ 1000 लीटर। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 15,000 लीटर, यानी उसमें जो आएगा ओवरऑल 15,000 लीटर पानी को फिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार इसको मतलब फास्ट रूप में देख लेते हैं कि इसको मतलब समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो बर्तन था उसका जो पेंदी था मतलब जो नीचे का पार्ट जो बेस था वो आयताकार था, मतलब 5 और 2 मीटर, 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा था, और उसकी हाइट कितनी थी 1.5 मीटर, मतलब यल का मान 5 मीटर, बी का मान 2 मीटर और एच का मान 1.5 मीटर। यहाँ से मैंने क्या किया घनाभ का आयतन निकालिए। देखिए जो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन काम था वो ये था कि मीटर क्यूब को मुझे लीटर में चेंज
करना था। हम जानते हैं कि एक यूनिट की 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसलिए 1 लीटर जो होगा वो 1000, इसलिए जो 1 लीटर होगा बराबर होगा 1000 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू 10 इंटू की पावर 3। ठीक है, कैसे? 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की घात माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया कि 1 लीटर बराबर 10 की घात माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर 10 की घात माइनस 3। क्यों? क्योंकि 6 में बेस बराबर होगा तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और 3 में जब माइनस 6 को जोड़ा जाएगा तो माइनस 3 मिलेगा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 10 की घात माइनस 3 मीटर क्यूब जो होगा 1 लीटर के बराबर होगा। इसलिए 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1/10 की घात माइनस 3, और जब 10 की घात माइनस 3 इधर हर में है, अंश में जाएगा तो 10 की घात प्लस 3 होगा, मतलब 1000 लीटर। अब देखो बर्तन की जो वॉल्यूम आई थी, जो आयतन आई थी, वो 15 मीटर क्यूब था, और मीटर क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1000 लीटर। क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। इस हिसाब से 15 का जब 1000 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15000 लीटर। ठीक है, 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और त्रिभुज की अगर नई परिमाप की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप। वैसे अगर आपको त्रिभुज का ही परिमाप याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब समबाहु त्रिभुज भी तो त्रिभुज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि एक समबाहु त्रिभुज बना लिया और इसका परिमाप हमको नहीं पता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि उसकी तीनों भुजाओं का ओवरऑल जो होगा सम, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो मुझे नहीं पता है, मान लेता हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? यक्ष यक्ष हैं। अब यक्ष यक्ष ही क्यों माना? क्योंकि मैं जानता हूँ कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए मैंने सेम वेरिएबल माना, यक्ष इधर और यक्ष इधर। अब अगर मैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालूं, यहाँ पर लिखूं चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से देखो परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल, और तीनों भुजाएं हैं यक्ष और यक्ष। ठीक है, बराबर कितना? 12, और 3 बार यक्ष है, इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू 12, और 3 4 जा 12, यानी यक्ष इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये है। अब हमसे पूछा क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है अपना? यक्स है, यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3/4 इंटू यक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कितना? √3/4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और एक 4 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यूनिट स्क्वायर। मतलब यूनिट क्या थी यहाँ पर? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो समबाहु त्रिभुज आया है उसका क्षेत्रफल 4 गुणे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि यहीं पर छोड़ देते हैं तो ज़्यादा ठीक है, और अगर क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो 4 गुणे √3 का मान अपने को पता है 1.732, और मल्टीप्लाई कर लूँगा, जितना वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का अगला प्रश्न है 12वां, कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, जिसको स्ट्रीट लाइट बोला जाता है, क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इनका एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो बत्तियों के
बदलने का समय का अंतराल है उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम काउंट कर लेंगे। और एलसीएम को काउंट करने के, जैसे ये सेकंड दिया गया है और ये मिनट है, तो इसको करके यहाँ पर क्या कर लेंगे, मिनट में ऐड कर देंगे। उतने समय पश्चात ये स्ट्रीट लाइट जो होंगी फिर से एक साथ जलेंगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 48 सेकंड दिया गया है, 72 सेकंड दिया गया है और 108 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि 48, 72 और 160 का क्या कर लूँ, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आता है। अगर जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसको मैं 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटा जाता है। तो 24 दूना 48, 36 दूना 72, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। 2 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बारह में 24, 18 दूनी 36 और 27 दूना 54। 2 से फिर 2 छंग 12, 2 9 18 और 27 जो नहीं कटेगा उसको ऐसा ही एज इट इज रहने देना है। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6 9 और फिर 27, 9 और 27 2 से तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको ऐसा ही छोड़ दिया। फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 नहीं, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और 3 9 27। फिर 9 को सिंप्लीफाई करें तो 3 त्रिका 9 और 3 एक 9 3। यहाँ पर ये इसका ओवरऑल हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 1 लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 1 × 1। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पर इसके एलसीएम की बात करूँ, किसकी, एलसीएम ऑफ कितना, 48, 72 और 108 की बात करूँ तो आया कितना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, 3 की पावर 3। ठीक है, मतलब जितनी बार आया सबको लिख लिया, 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 1 2 3, 3 की घात 3। अब 2 की घात 4 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना लिख सकता हूँ, 16। और 3 की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 3 त्रिका 9 तिया 27। कितना लिख सकता हूँ, 27। तो 16 गुणे 27 को अगर सिंपल टर्म में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना आएगा, ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया गया। आप लोग मतलब टेबल अगर आसानी से याद हो तो ऐसा करिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। तो इसका जो गुणनफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 432। अब ध्यान देना कि ये सेकंड्स में थे, इसलिए ये भी 432 सेकंड आया। अब 432 सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो तो हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है कितना, 60 सेकंड के। और इसी हिसाब से इसको कह सकते हैं कि 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट के बराबर होता है। अर्थात अगर बात करें कि 432 में मिनटों की संख्या कितनी है, तो 432 में अगर मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 432। और 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, 1/60 मिनट के। ठीक है, इसका मतलब 432 में 60 से डिवाइड करना है। तो यहाँ इजीली कर सकता हूँ, कैसे कि 432 भागे 60 कर लीजिए। और जानते हैं कि 6 शते 42 और यहाँ पर कितना हो गया, 420। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो गया, 2। और 43 में से 42 घटेगा कितना, 1, यानी 7 मिनट। और ये जो 12 आया है शेषफल, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट, इसको एक अच्छे से बना लेना, 7 मिनट 12 सेकंड आया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो प्रश्न था अपना, प्रश्न कह रहा था कि जो आवागमन सूचक बत्तियां थी वो इतने और इतने समय के अंतराल पर क्या कर रही थी, चेंज हो रही थी। अगर वे एक साथ 8:20 पर बदली हैं, अगर वे क्या हैं, अगर वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो अब क्या करना है कि 8:20 में तो पुनः एक साथ बदलेंगी, पुनः एक साथ बदलेंगी बराबर
अब देखो 8:20 में अगर हम क्या करें 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ दें, 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ दें तो सेकंड तो 12 ही आएगा, और 20 में अगर 7 को जोड़ा जाएगा तो 20 7 27 और यहाँ पर 8 है, यानी वो यातायात सूचक बत्तियां जो हैं वो 8:27 12 सेकंड पर पुनः एक साथ चेंज होंगी, पुनः एक साथ बदलेंगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर रेडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। 13वां प्रश्न है आज का, कह रहा है कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर एक बात को यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जहाँ पर कम से कम की बात की जाए वहाँ पर अपने से क्या पूछा गया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की गई है। ठीक है, यानी एलसीएम लाशा की बात की गई है। तो यहाँ पर 50, 60 और 90 और 100 सेंटीमीटर का क्या कर लूँगा, सबसे पहले लाशा निकाल लूँगा, यानी एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या है प्रश्न है, 50, 60, 90 और 100, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम एलसीएम अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी किया था, यहाँ पर भी करके दिखा रहा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 25 से, 30 से, 45 से और 50 से, ये 2 से क्या होंगी, सारी संख्याएं क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब फिर 2 से काटें, देखो 25 तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर कोई भी नंबर कट रहा है तो उसको 2 से सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो 15 दूनी 30, 45 कटेगा नहीं, और 25 दूना 50। अगर इसको सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो देखो अब ये 25 तो 2 से कटेगा नहीं, कोई 2 से नहीं कटेगा, तब 3 की तरफ जाऊंगा। तो 25 3 से कटेगा नहीं, 25 को ऐसा ही नोट कर दिया। 3 5 15 और 45, 3 15 हमें 45 और 25 तो कटेगा नहीं। ठीक है, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 15 आया है, तो 25 5 5 क्योंकि 5 दिया 15 और 25। ठीक है, अब फिर से आगे इसको अगर लेके चलें तो लिख सकता हूँ, अब 5 से ही कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, 1 5, 5 5 25, 5 से एक बार और सिंप्लीफाई कर दे, 5 1 5, ओवरऑल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसकी हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ कितने का, 50 का, 60 का, 90 का और 100 का अगर बात करें तो कितना आया है, 2 बार आया है। अगर किसकी बात करूं, 3 की, तो 3 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 5 की बात करूं तो 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की होल पावर 2। देखो ऐसे नंबर्स 2 और 5 ही जीरो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से एक चीज़ को और क्लियर कर सकता हूँ कि 2 और 5 जब भी दिखें तो उनको एक साथ रखना, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, और दोनों की सेम घात थी इसलिए होल पावर 2 लिख दिया। और × 3 की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 = 9 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 100 × 9 को इजीली आप बता सकते हैं कितना, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, 900 सेंटीमीटर। और 9 यानी कहने का मतलब जो पहिए हैं जिनकी परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की हैं, जब वो 900 सेंटीमीटर दूरी चल लेंगे तो वो क्या करेंगे कि एक साथ पूरा चक्कर लगाएंगे। ठीक है, एक साथ एक कंप्लीट चक्कर वो क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। और 900 सेंटीमीटर को और बढ़िया लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 9 × 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, यानी 9 मीटर बाद। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि 72 भागे 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 × 5 को सरल कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बॉडमास का रूल
यूज होता है, ठीक है, और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसको मैं यहाँ पर सिखा रहा। तो बॉडमॉस के रूल को अगर सिंपली समझा जाए तो सबसे पहले जो देखो मैथमेटिक्स की 4 संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। और इन 4 संक्रियाओं को बॉडमॉस के रूल में भाग की संक्रिया को सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद गुणा की संक्रिया को किया जाता है, उसके बाद जोड़ की संक्रिया को किया जाता है और उसके बाद घटाने की संक्रिया को किया जाता है। यही बॉडमॉस का रूल कहता है, ठीक है। और एक चीज़ समझ लें कि सबसे पहले जो बॉडमॉस का रूल होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि छोटा कोष्ठक को हल किया जाता है, या उससे पहले भी अगर बात करें रेखा कोष्ठक, फिलहाल यहाँ पर अपने क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक की बात नहीं की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है कोष्ठकों के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है। और अगर संक्रियाओं के हिसाब से, चिन्हों के हिसाब से करें तो पहले भाग के चिन्ह को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। और कोष्ठकों में पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर से सबसे बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है 72 भागे 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, अब देखो छोटा कोष्ठक आया, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा। और छोटे कोष्ठक में क्या है, सबसे पहले भाग की संक्रिया को सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी 31 माइनस, अगर 60 भागे 4 को बात करूँ तो 4 15 में 60 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 गुणे कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पर मझले कोष्ठक को बंद किया और बड़े कोष्ठक को बंद किया, ये हो गया। फिर से इसको लिखेंगे 72 भागे बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, अब देखो फिर से छोटा कोष्ठक आया। अब यहाँ पर देखो माइनस की संक्रिया और मल्टीप्लाई की संक्रिया है, तो सबसे पहले कौन आएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई की संक्रिया। तो 15 गुणे 5 कर लेंगे तो 15 पचे 75, यानी 31 माइनस कितना हो गया 75, 31 माइनस 75। मझले ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और फिर बड़े ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई बड़ा कोष्ठक 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, अब देखो 31 में से 75 को माइनस करना है, ठीक है। तो 75 में से जब 31 को माइनस करूंगा तो देखो 5 में से 1 घटा कितना, 5 में से 1 घटा 4, और 7 में से 3 घटा कितना 4, 7 में से 3 घटा 4। और चूंकि 75 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 72 भागे 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 और माइनस माइनस प्लस 44, ठीक है, 30 प्लस 44। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोष्ठकों की बात करूँ तो सबसे पहले कोष्ठक, अब यहाँ पर देखो बड़ा कोष्ठक बचा, फिर मझला कोष्ठक बचा, तो इसमें किसको पहली वरीयता मिलेगी, मझले कोष्ठक को। तो 72 भागे 38 माइनस, अब देखो 30 और 44 को जब ऐड किया जाएगा तो 30 44 कितना हो जाएगा 44, 30 वैसे ही क्या हो जाएगा 40 30 70 4 74, कितना हो गया 74, कितना हो गया 74, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कितना 72 भागे, अब देखो 38 में से 74 को, बड़े ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें, तो 74 में से 38 को घटाऊंगा तो 14 में से 8 घटाऊंगा कितना 6, और यहाँ पर बचा कितना 5, और 5 में से 3 घटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 7 एक कैरी दिया था, 6 में से 3 घटेगा कितना 3, और ये डिवाइड का साइन है, यानी इसको अब मैं लिख सकता हूँ कितना माइनस 72 बटे कितना 36, और 36 दूना 72, तो कितनी वैल्यू आ गई -2, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। -2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, समझ पाए। तो
इसमें जो समझने की मेन बात थी ये थी कि सबसे पहले भाग की संक्रिया, फिर गुणा की संक्रिया, फिर प्लस की संक्रिया, फिर माइनस की संक्रिया। और अगर कोष्ठकों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा, फिर छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा, फिर मझले कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा और फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा। वैसा करता इधर चला आया और एट लास्ट अपने को आंसर जो मिला वो क्या मिला, -2 मिला। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर EDU को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। ठीक है, तो देखो प्रश्न में ही यहाँ प्रश्न को बड़ी ही सावधानी से पढ़ा जाए, वहीं पर अपना क्या होता है, आंसर होता है। क्या, जैसे देखो एलसीएम में मैंने मार्क किया था कम से कम, वैसे ही जहाँ पर बड़ी से बड़ी की बात करूँगा वहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा किसको, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी माशा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहें। अब देखो यहाँ पर अगर माशा ज्ञात करना होता तो बिल्कुल आसान बन जाता। माशा तो इजीली हम क्या कर सकते थे, काउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो फंसाने की बात की है कि 49, 1, 3 और 5 शेष रह जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो शेष हैं उनको दिए गए नंबर से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। यानी 49 माइनस 1 कितना होगा, 48। फिर क्या था, 59 था, 59 में से 3 माइनस कर दो, 59 माइनस 3 यानी कितना, 56, और 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या था, 109 से 5 शेष बच रहा था, यानी 109 माइनस 5 कर दो, 109 माइनस 5, और 109 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 5, 4, 9 होता है 104। कितना आ गया, 104। कहने का मतलब अब अपने को 48, 56 और 104 का क्या करना है, HCF काउंट कर लेना, और वही अपना क्या होगा, अभीष्ट आंसर होगा, अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे यहाँ पर 48, 56 तथा 104 का माशा ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, अब कैसे काउंट करूँगा, देखो माशा में सबसे पहला काम जो सबसे बड़ा नंबर हो वही क्या बनता है, भाज्य बनता है, वही क्या बनता है, भाज्य बनता है। तो 104 यहाँ पे अपना सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद दोनों नंबर पर डिपेंड करता है कि आप किसको लेते हैं। मैं 56 को लूँगा, तो 56 का को अगर 104 में अगर 56 से भाग दें तो 56 दूनी कितना होता है, 112। लेकिन अपने पास तो भाज्य कितना, 104 ही, तो एक बार जाएगा। 56 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, 14 में से 6 घटा कितना, 8, 14 में से 6 घटा कितना, 8, और यहाँ बचा कितना, 9 में से 5 घटा कितना, 4, 48। अब जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया, ये काम तब तक करते रहना जब तक यहाँ पर रिमाइंडर क्या ना बच जाए, 0 ना बच जाए। ठीक है, अब 48 आया तो जो शेष आएगा वो अब अपना क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो पहला भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 48 में 56 से भाग करूँगा, 48 एक कम 48, और 48, 8, 56। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो रिमाइंडर होगा वही क्या बन जाएगा, भाजक, और जो इसके पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य। और 8 छंग कितना हो गया, 48। और जिस भी भाजक पर, ये बात सुनना बहुत जरूरी है, जिस भी भाजक पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, वही उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि HCF ऑफ किसका, 56 और 104 का, किसका, इन्हीं दो नंबरों की बात की थी, 56,104 का जो HCF निकल के आया वो कितना आया, 8 आया। अब देखो मुझे तो इन दोनों का HCF नहीं निकालना था, तीनों का निकालना था। तो कहने का मतलब अब 8 और 48 का HCF निकाल लूँ। ठीक है, अब क्या करूं, 8 और 48 में अगर 8 और 48 की बात करूं तो 48 जो है वो बड़ा है किससे, 8 से। कहने का मतलब अब यहाँ पर जो बड़ा होगा वही क्या बनता है, भाजक बनता है। ठीक, भाज्य बनता है। तो यहाँ पर 48 में अगर भाजक 8 है तो 8 छंग 48, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया।
और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जिस भी भाजक पर रिमाइंडर क्या आता है 0 प्राप्त होता है वही क्या होता है HCF होता है। कहने का मतलब कि इन तीनों नंबर्स का जो HCF होगा यानी 48, 56, 104 इज इक्वल्स टू कितना होगा 8 होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो अपना प्रश्न था वो प्रश्न था कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 8 होगी। अच्छा कैसे चेक कर लेते हैं कि अगर 8 से 49 में भाग करेंगे रिमाइंडर 8 छंग 48, 1 49 1 बचा। अगर 8 से 59 में भाग करूं तो 8 सते 56, 56 3 59। ठीक है, और अगर यहाँ पर 109 में 8 से भाग करूं तो 8 एकम 8, 2 10 और 8 त्रिक 24, 24 5 29। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो शेषफल बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग बच रहे हैं, इसलिए अपना यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से तरीके को समझ लेते हैं कि जब भी मुझे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो और उनका रिमाइंडर कुछ बच रहा हो तो पहले दिए गए नंबर्स में से उन रिमाइंडर्स को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो बचेगा अंतर जो बचेगा जो मतलब उनका अंतर बचेगा घटाने के बाद उनका क्या कर लूँगा माशा निकाल लूँगा और तीनों संख्याओं या फिर जितनी भी संख्याएं उनमें से जो सभी संख्याओं का जो एट लास्ट HCF आएगा वही क्या होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे अपने में यहाँ क्या आई है 8, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 8 होगी, जिससे 49, 59 और 109 में अगर भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर EDU को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन है कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न को अगर डिटेल्ड में पढ़ते हैं डिटेल्स में पढ़ते हैं तो प्रश्न से ही सारे आंसर अपने को मिल जाते हैं। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो रमेश की आयु अपने पुत्र, कहने का मतलब रमेश जो है ना वो पुत्र राहुल का पिता है। ठीक है, यहाँ से बस इतनी ही चीज़ें समझ में आ गई। और मैं एक बात जानता हूँ कि जो पिता होता है उसकी एज हमेशा अपने पुत्र से क्या होगी ज़्यादा होगी। बस इतनी सी बात, इतनी सी लॉजिक है और इसी लॉजिक पर मैं पूरा प्रश्न को समाप्त करूंगा। कैसे समझेंगे, पहले कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, कहने का मतलब कि दो कैरेक्टर हैं। एक क्या है, एक है रमेश। प्रश्न को पहले लिख लेता हूँ यार, प्रश्न नंबर क्या है 17। प्रश्न नंबर क्या है 17, माफ़ कीजिए प्रश्न नंबर अभी क्या चल रहा है 16वां प्रश्न चल रहा है। ठीक है, तो एक कैरेक्टर है रमेश और एक कैरेक्टर है राहुल। और प्रश्न को मैंने 2 बार पढ़ा तो ये बात समझ में आई कि जो राहुल है ना वो रमेश का पुत्र है। कहने का मतलब छोटा कौन होगा राहुल होगा। और मैं क्या करता हूँ कि जो छोटा होता है उसी की एज मान लेता हूँ कि राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है x है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 4x। क्यों, क्योंकि रमेश जो है वो राहुल की आयु का 4 गुना है। ठीक है, रमेश जो है वो राहुल की आयु का 4 गुना है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिटेल्स में अगर समझना चाहो तो पूरा लिख के बताऊं या फिर वैसा ही समझो जैसा मैं बता रहा हूं। दोनों तरीके से मैं कर देता हूं। पहले प्रश्न को एक्सप्लेन कर लूं, प्रश्न को पढ़ के एक्सप्लेन कर लूं। ठीक है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है 5 वर्ष पहले। अब ध्यान देना, अगर 5 वर्ष पहले की बात करूं, जैसे आज मेरे से कोई पूछे कि आपकी एज क्या है, अगर मैं कहूं कि भाई मेरी एज क्या है x ईयर है, कोई पूछे कि भैया 5 साल पहले क्या रही होगी, तो मुझे जब भी पहले की एज पूछेगा तो उसमें से उतना टाइम मैं माइनस कर दूंगा, 5 साल माइनस कर दूंगा। और अगर कोई पूछे भैया आज के बाद से आपकी 5 साल बाद क्या एज होगी, तो उतना को मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। कहने का मतलब जब भी पूर्व की बात की जाए या पहले की बात की जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा एज को माइनस करता हूं जितना कहेगा। और अगर बाद की बात की जाए या पश्चात की बात की जाए तो उतनी एज को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा यानी प्लस करूंगा। ठीक है, चलेंगे अब प्रश्न को डिटेल्स में लिखते हैं, मतलब आपको कैसे एग्जाम में लिखना था। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि माना रमेश की
वर्तमान आयु, वर्तमान पेपर को हटा देता हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष, ठीक है। रमेश की वर्तमान आयु कितना, यक्ष वर्ष नहीं 4x वर्ष। यहाँ पर देखो थोड़ा सा लिखने में चूक हुई है, ये 4x मैं लिख देता हूँ। इसके पहले आपको ये लिखना होगा कि माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, यक्ष वर्ष। यहाँ पर मैं इसको संशोधित कर दे रहा हूँ। माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी, यक्ष वर्ष, ठीक है, यक्ष वर्ष। थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करिएगा कि जो छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि उसी से हमको बड़े वाले की तुलना की जा रही है, डिटेल मिल रही है, ठीक है। तो रमेश, अगर राहुल 1 साल का है तो उसका पिता क्या होगा, उससे 4 गुना बड़ा है तो 4x ईयर्स का होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब पेपर की फिर से ज़रूरत पड़ी, फिर से पेपर आ गया। कैसे, देखो क्या क्या ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर पड़ी कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रश्न को ज़्यादा लंबा ना करके यहाँ पर प्रश्नानुसार थोड़ा सा छोटे में ही समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय की बन रही है। लेकिन समय से आपको विशेष मतलब नहीं रखना है, चीज़ें मतलब इस चीज़ से रखना है कि जो चीज़ें आप पढ़े, जिन चीज़ों पर आपने टाइम स्पेंड किया, क्या वो आपके लिए कारगर साबित हुई या नहीं। मतलब चीज़ें जो यहाँ से पढ़ाई जा रही हैं वो आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो टाइम तो मान लीजिए कि वैसे भी बहुत स्पेंड किए हैं, थोड़ा सा इधर भी करके अगर थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें अच्छी पा लेते हैं, यानी चीज़ों को अगर कुछ सीख पाते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट करना क्या है, अच्छी बात है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, अब मैंने बताया कि जब पहले की बात करेगा तो उतना एज माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले अगर रमेश की बात करूं तो रमेश कितना रहा होगा, 4x - 5 का, ठीक है। वर्तमान आयु में से उतना माइनस कर दूंगा। और ध्यान देना कि समय सबके लिए सेम होता है, और राहुल कितना होगा 5 वर्ष पहले, x - 5 का। इस कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। कहने का मतलब ये रमेश है, रमेश ना राहुल की आयु से 9 गुना होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को मुझे बराबर करना होगा तो ये बेचारा क्या है, 9 गुना छोटा है। अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, अपने पिता के बराबर हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैथमेटिक्स है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। दैनिक जीवन को ये सुलझाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। और इसीलिए मैथमेटिक्स को क्या कहा जाता है, यथार्थ ज्ञान का भंडार कहा जाता है, यथार्थ ज्ञान का एक विषय कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, पिता को पुत्र की आयु के बराबर कर दिया, ठीक है। चलेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये तो रही बात थोड़ी सी हंसी मजाक की, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ 4x - 5 = 9x, 9 × 5 = 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मैंने हल किया, इसी प्रैक्टिस सेट में हल किया है। अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 9x इधर ही था ना, 4x का साइड चेंज करूँगा क्योंकि वेरिएबल्स के साथ रहेगा, -4x = -5 पहले से इधर था, -45 का साइड चेंज करूँगा कितना, +45। अब 45 में 5 को माइनस करूंगा कितना बचेगा, +40, क्योंकि बड़ा ये है। और 9 में से 4x घटेगा कितना, 5x, और 5 × 8 = 40। तो x बराबर कितना आ गया, 8। अब फिर से प्रश्न की जरूरत पड़ेगी, x की वैल्यू अपने को मिला 8। अब हमसे पूछा है किसकी, रमेश की वर्तमान आयु, और रमेश की वर्तमान आयु मैंने माना क्या है, 4x, ठीक है। तो अब लिख सकता हूँ कि अतः रमेश की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी है, 4x ईयर्स है। और यहाँ से x की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की, 8, तो 4 × 8 = 32 साल, यानी जो पिता है ना वो 32 साल का है। अगर प्रश्न को सिंप्लीफाई करने की बात की जाए, समझना कि 32 साल का उसका पिता है, यानी रमेश है, ठीक है। 32 साल का रमेश है, और उसका पुत्र क्या है, राहुल 8 साल का है, क्योंकि वर्तमान आयु इनकी यही है। अगर
देखिए थोड़ा सा कंपेयर करिए कि अगर रमेश से पूछा जाए कि भाई 5 साल पहले तुम्हारी एज क्या रही होगी, तो रमेश बताएगा क्या, 5 साल घटा के, पहले जब भी पूछा जाएगा करंट एज में उतनी एज को घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 32 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 27 साल। और राहुल से पूछा जाए कि बेटा तुम 5 साल पहले कितने थे, तो 8 में से 5 को घटा देगा, 3 होगा। अब बताओ क्या 3 27 का 9 गुना है क्या ना, या ये कह लें कि 27 3 का 9 गुना है क्या, तो बिल्कुल है। जो पिता है 5 साल पहले अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था, ठीक है। तो यहाँ से अपने प्रश्न को क्या मिल जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, वेरीफाई हो जाता है, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे टाइम बचता है तो वहाँ पर ये चीज़ें भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे 4 को 5, 5 को 4 लिखने में ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जब भी हल करने जाएं, एग्ज़ाम हॉल में जाएं, तो दिमाग, कोई भी सब्जेक्ट हो तो दिमाग को क्या करें, रिलैक्स करें, ठीक है। अपने को ऑल इज वेल पहले बोल दें, ठीक है। 4 को 5 और 5 को ना लिखें, और ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। समझ पाए कि नहीं। आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर बारंबारता सारणी मतलब फ्रीक्वेंसी की दिखानी है। तो नंबर्स हैं 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12 और 15। इनकी हमको क्या बतानी है, बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर बारंबारता सारणी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले देखो 17 की बात कर लेता हूँ। 17, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, संख्या। यहाँ पर क्या हो गई, संख्या, और यहाँ पर हो गया बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। संख्या को हम डिनोट करेंगे किससे, x से, और बारंबारता को मैं डिनोट करूँगा f से, ठीक है। तो देखो जो नंबर्स दिए गए हैं अपने को, अगर यहाँ पर सबसे छोटे नंबर्स की बात करें 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12 में, तो 12 है, ठीक है। 12 के बाद 13 है, 14 है, 15 है और 16 है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे बतानी है। अगर 12 की मैं बात करूं तो 12 कितनी बार है, 12 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है। 12 कितनी बार है, 2 बार है। अगर 13 की बात करूं तो 13 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, तो 13 भी कितनी बार है, 2 बार है। अगर 14 की बात करूं तो 14 कितनी बार है, 14 है 1 बार, 1 ही बार है, ठीक है। 14 कितनी बार है, 1 बार। अगर 15 की बात करूं तो 1, 2, 3 और 4। 15 कितनी बार है, 4 बार है। अगर 16 की बात करूं तो 1, 2, 3, 3 बार है, ठीक है। अगर ओवरऑल को जोड़ूं, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को जोड़ूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12। और ओवरऑल नंबर देख लेता हूँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यानी सारे नंबरों को लिखा गया। अगर कोई पूछे कि 12 की बारंबारता बताइए तो 12 2 है। बारंबारता मतलब जितनी बार वो टर्म आया है, ठीक है। 13 की बारंबारता 2 है, 14 की बारंबारता 1 है, 15 की बारंबारता 4 है, 16 की बारंबारता 3 है। और इस हिसाब से ओवरऑल जो बारंबारताएँ हैं, यह मतलब ओवरऑल जो थे 12 नंबर थे, ठीक है। ओवरऑल जो थे 12 नंबर थे। ये अपने को बताने की ज़रूरत नहीं थी कितने नंबर थे, ये केवल इसलिए किया कि बीच में कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो एक दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि यार सवाल नंबर 17 तो बिल्कुल ईजी थी, ये 1 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का क्यों आया। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, देखो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। ये आयोग का यानी जो प्रश्न बनाता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी है कि मतलब तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम होता है, समय कम बचता है। इसमें तुम क्या करोगे, नंबर को भूल जाओगे कि कौन से नंबर कितने बार लिखा है मैंने, ठीक है। इसलिए यहाँ पर काउंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये नंबर लॉजिकली बहुत फिट है, ठीक है। मतलब ये है तो ईजी, लेकिन जिस स्टेज पे दिया गया उस स्टेज पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे अगर गणित की बात करें तो गणित में कोई भी प्रश्न ना तो टफ होता है और ना ही इजी होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना
प्रश्न पर अटेंशन रखते हैं और मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे के टाइम में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब देखो 1 घंटे में ये सारी चीज़ें समझा पाना और 1 घंटे में सारी चीज़ें कर लेना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, समझाना और करना। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हैं, समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR 1.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की शेष 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो बात अपने को दिया है वो लिख लेता हूँ। दिया है यानी देखो दिया है क्या है, जो प्रश्न में आपको डिटेल्स दी गई हैं जिससे आपका काम बनना है। ठीक है, इसलिए प्रश्न को मेरी माने तो बार बार पढ़ें, उतनी बार पढ़ें जितनी बार आपको समझ में ना आए। ठीक है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये बात दिया गया, ये समरूपता का साइन है। ठीक है, मतलब उल्टा यस बना दें कापी को पलट के। ठीक है, ऐसे समझने से बढ़िया है कि ऐसा समझ लें कि ये समरूपता का साइन है। ठीक है, तो समरूप है। और त्रिभुज ABC में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में कहा है कि AB कितना है, 2 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू कितना, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर कहा है कि AC इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर कहा है कि त्रिभुज PQR की भी एक भुजा दिया गया है तथा त्रिभुज PQR में कहा है कि QR इज इक्वल्स टू कितना कहा है, 1.5 सेंटीमीटर। QR इज इक्वल्स टू कितना, 1.5 सेंटीमीटर। और एक बात जो आप लोगों को मतलब पेपर से संबंधित बात बतानी है, क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, QR इज इक्वल्स टू कितना, 1.5 सेंटीमीटर। QR का मान आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई, थोड़ा सा मैं फिगर्स में भी क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करता हूँ, बस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इसका मैं प्रूफ देता हूँ आपको कैसे इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पे अपने को क्या पता है, AB पता है। AB पता है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या पता है, BC पता है कितना, 3 सेंटीमीटर। BC पता है कितना, 3 सेंटीमीटर। AC पता है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ पता है क्या, QR पता है। और QR किधर है, ये है। QR कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपने को ये भुजा पता, ये भुजा पता, ये भुजा, मतलब ABC की तीनों भुजाएं पता हैं। PQR की शेष 2 भुजाएं पता है, मतलब जो अपने को नहीं पता है वही काउंट करना है, यानी PQ काउंट करना है और PR काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर प्रूफ दूं तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज PQR के। अब देखो यहाँ से एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इस प्रश्न को लगाने के लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि समरूपता और सर्वांग क्षमता में क्या डिफरेंस होता है। क्या जान लेना जरूरी है कि समरूपता और सर्वांग क्षमता में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है यदि और केवल यदि जब त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर तथा उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज की यदि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और समरूपता के लिए क्या होता है कि त्रिभुज अगर कोई समरूप है, जैसे कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं, समरूपता की कंडीशन मैं लिख दे रहा क्योंकि यहीं से प्रश्न है। ठीक है, और यहीं से मैं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट कभी दिन अगर टाइम मिला तो सर्वांग क्षमता के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की, या ऐसा लिख लो कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती
होती हैं। त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कि अगर किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनके संगत कोण बराबर हों समरूप होंगे। अगर इन दोनों प्रतिबंधों में से, दोनों दशाओं में से, दोनों कंडीशन में से किसी एक को भी त्रिभुज फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, समरूपता के नियम को सिद्ध नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल अपने को यहाँ पे इतनी बातें क्यों समझनी ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए था कि क्या त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के बीच रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में होती हैं। अब बात उठ के आई यार समानुपात क्या होता है, तो समानुपात क्या होता है वो मैं सिखा रहा। समानुपात मतलब होता है बराबर अनुपात, सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। अब संगत भुजाओं का अनुपात ना, तो समझने का प्रयास करेंगे कि ABC और त्रिभुज PQR में अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ये बात देखो अपने मन से नहीं कहा हूँ, ये बात तुम्हारा प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो AB, अगर AB भुजा की बात करूँ तो AB भुजा की संगत भुजा क्या है, PQ है। तो ये हो गया समानुपात, ठीक है। AB बटे PQ यानी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बराबर होगा किसके, BC बटे किसका, QR। BC बाई किसका, QR। समझ पाए कि नहीं, BC बाई QR क्यों लिखा, क्योंकि QR ही BC की संगत भुजा है, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकता हूँ बराबर होगा AC बाई AC की संगत भुजा की बात करूँ तो AC की संगत भुजा क्या है, PR। फिर से एक बात इसी को समझ लेंगे कि जब भी कोई त्रिभुज अन्य त्रिभुज के समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या कहलाता है, सर्वांग समता का रूल कहलाता है, ठीक है। और जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे उनके संगत कोण, मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, ये बात की बात है। अब यहाँ से प्रश्न में क्या करेंगे कि जो डिटेल्स अपने को पता है वो लिख लेते हैं। अब देखो AB, अगर AB के बात करें तो AB अपने को पता है कितना, 2 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। अगर PQ की बात करूँ तो PQ मुझे काउंट करना है तो PQ को भाई PQ ही लिखूंगा क्योंकि पता ही नहीं है। अगर BC की बात करूँ तो BC यहाँ पे कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर। और QR की बात करूँ तो QR कितना है 1.5 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर AC की बात करूँ तो AC कितना है, AC है 2.8, AC है कितना 2.8। और PR अपने को नहीं पता है तो PR को PR लिखूंगा। अब ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जब 2/PQ इज इक्वल्स टू 3/1.5। अब एक चीज़ जानते हो कि 1.5 को 1.5 कहते हैं और 1.5 दूनी कितना होता है 3। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अब देखो 2/PQ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 2, और 2 से 2 को जब सिंप्लीफाई करूँगा 1 होगा। यानी यहाँ से मिल जाएगा PQ इज इक्वल्स टू कितना 1, और 1 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से लिख सकता हूँ जब 3/1.5 इज इक्वल्स टू 2.8 बाई कितना PR। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1.5 दूनी 3 और 2 14 में 28 और 1.1 डिजिट पे लग जाएगा यहाँ पे। यानी PR बराबर लिख सकता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूँ PR की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। अब अपने से पूछा क्या था, अपने से पूछा था कि PR और PQ की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर जो कुछ बातों को मैंने यहाँ पे स्किप किया है तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ ऐसे बंदे क्या करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें यार, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही
एनर्जी चाहिए होती है और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब जो आप लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है, उन सबकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो लास्ट में आपसे बात करने के लिए बात कहते वो ये कहते कि जो भी बंदे हों, ठीक है, सबसे मतलब जो भी बंदे डीएलएड या बीएड बीटीसी कुछ भी कर रहे हों, उनसे ये अनुरोध है कि मतलब एग्ज़ाम हॉल में क्या करें कि जो प्रश्न पत्र मिलता है उस पर आप कोई भी लिखा पढ़ी ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, लिखा पढ़ी कर देंगे, बैच आएगी, रिस्टिकेट होंगे, उन सबको जाने दीजिए। जो आपके टीचर वहाँ पर गाइडी कर रहे होते हैं, जो आपके की देख रेख कर रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो क्या करेंगे कि आपको बार बार परेशान करेंगे कि भाई ये पेपर में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। और आप बताइए कि अगर 1 घंटे में अगर आपका 5 मिनट इसी में चला जाता है तो आपके पास बचे 55 मिनट, और 55 मिनट में इतना प्रेशर होता है जो आप शायद ही हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो बस कहने का यही मतलब था कि एग्ज़ाम हॉल में केवल प्रश्न पत्र को एज अ प्रश्न पत्र ही रखिए। रफ कार्य अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप क्या करें कि कॉपी का अलग कोना यूज कर लें और उसको क्या कर दें, क्रॉस कर दें। ठीक है, एट लास्ट इन सारे सजेशंस के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर यहाँ से आपको कोई सीख मिली हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल सागर EDU को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसी तरीके का कोई भी आपका प्रश्न बनता है या किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम उसका समाधान आप लोगों को तक लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।